हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास में लोग डिस्कशन करने वाले हैं नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया था। 3 भागों में मैंने बताया था। पहला क्या था, प्राथमिक, और दूसरा क्या था, द्वितीयक, और जो तीसरा था वो तो क्या था, बाह्यलैंगिक था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया था, 3 भागों में बांट दिया गया। तो उसमें हम लोगों ने पहला वाला टॉपिक क्या करा था, पढ़ा था, जिसको क्या कहते हैं, पहला क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मुख्य लैंगिक अंग। मार्कर नहीं चल रहा है यार। मुख्य लैंगिक अंग। दूसरा देखिए क्या, देखो होगा यार। तो प्राथमिक लैंगिक अंग, या फिर इसको क्या कहते हैं, मुख्य लैंगिक अंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैंने बेसिकली पहला, जिसमें जो हेडिंग था, हेडिंग क्या था इसमें कि प्राथमिक लैंगिक अंग में आपका जो आया था, कौन सा अंग आया था, तो वृषण आया था। क्या आया था, वृषण आया था। तो वृषण के बारे में हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से क्या किया था, डिस्कशन किया था कि वृषण क्या है। ठीक है, वृषण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम इसी वृषण पे क्या करेंगे, थोड़ा से और चर्चा करेंगे, इसमें थोड़ा से और डिस्कशन करेंगे कि वृषण जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस। क्या हेडिंग बन जाएगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की क्या चीज़, वृषण की संरचना। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, वृषण की संरचना। एक भी मार्कर नहीं चल रहा है सही से। हाँ, वृषण की संरचना। ठीक है, तो वृषण की संरचना क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा मार्कर, जो कि एक भी मेरा मार्कर चल नहीं रहा है सही तरह से, तो हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का काम करूँगा। तो आप मेरे बोलने से क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, जितने सारे मार्कर आपको दिख रहा है, इसमें से एक भी मार्कर नहीं चल रहा है। सब जो है कि अच्छे से चल नहीं पा रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये चल नहीं पा रहा है। तो खैर मैं क्या करूँगा, इसमें बोलने का ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सुन करके वीडियो को जो है कि रोक करके आप क्या करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लिए, क्या चीज़ आप लोग, वृषण की संरचना। तो पूरी बात आप क्या करेंगे, सुनिएगा अच्छे से, और इसको मैं नोट नहीं करूँगा। तो आप क्या करेंगे, मेरी बात को सुन करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वृषण की संरचना जो है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जब वृषण जो होता है, अगर हम उस वृषण को देखें तो वो जो वृषण होता है वो 3 परतों से क्या होता है, घिरा होता है। कितने परत से घिरा होता है, 3 परतों से क्या होता है। तो वृषण जो होता है ये 3 परतों से घिरा होता है। ठीक है, कौन कौन सी परत घिरा होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नोट कर दे रहा हूँ। पहला जो परत हो जाएगा, उस पहले वाले परत को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनिलिस कहते हैं। क्या कह देंगे, ट्यूनिका, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका हो जाएगा। वेजिनिलिस, वेजिनिलिस आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि इसमें मैंने क्या बताया कि जो वृषण होता है, वृषण 3 परतों से घिरा होता है। कितने परत से घिरा होता है, 3 परतों से घिरा होता है। सबसे देखिए, एक इसमें जो परत होता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनिलिस कहते हैं। और दूसरा इसमें जो परत होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्या चीज़, ट्यूनिका वैक्सलेसा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
ये तीनों परत आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें मैंने क्या बताया कि जो वृषण होता है वो कितने परत से घिरा होता है, 3 परत से घिरा होता है। कौन कौन सा, ठीक है, वैक्सलेसा, वैक्सलेसा। तो कौन कौन सा होता है, देखिए एक ट्यूनिका, तीनों ट्यूनिका से है। नाम देखिए बड़ा बहुत थोड़ा से नाम आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा क्योंकि ये पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, ट्यूनिका वेजिनिलिस, वेजिनिलिस क्या हो जाएगा, ट्यूनिका वेजिनिलिस। दूसरा क्या है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्यूनिका वैक्सलेसा, ठीक है। ये 3 परत क्या होता है, तो 3 परत से ये घिरा होता है। कौन, वृषण। तो सबसे पहली बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि जो वृषण होता है, वृषण 3 परतों से क्या होता है, वृषण 3 परतों से घिरा होता है। कौन कौन सा, ट्यूनिका वेजिनिलिस होता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है, और ट्यूनिका वैक्सलेसा होता है। बात सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें हम दूसरी पॉइंट को क्या समझेंगे, इसमें हम ये दूसरी पॉइंट समझेंगे कि ट्यूनिका वेजिनिलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होता है, इन दोनों की परतों के बीच में कौन कौन सा, ट्यूनिका वेजिनिलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया के बीच में क्या होता है, इसके मध्य में क्या होता है, इन दोनों परतों के मध्य में तरल चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करती है, जो वृषण को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, अर्थात जो वृषण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप क्या नोट कर देंगे कि ट्यूनिका वेजिनिलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया के मध्य में क्या पाया जाता है, तो तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो वृषण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसको, वृषण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज़, तो ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या चीज़, वेजिनिलिस, वेजिनिलिस तथा ट्यूनिका एल्बोजिनिया, एल्बोजिनिया के मध्य में क्या पाया जाता है, एल्बोजिनिया के मध्य में तरल चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, या तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, जो वृषण को क्या करेगा भाई, जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है, जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 2 बातें समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो वृषण होता है वो 3 परतों से घिरा होता है। 3 परतों में क्या है, तो ट्यूनिका वेजिनिलिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्यूनिका एल्बोजिनिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्यूनिका वैक्सलेसा हो जाएगा। तो ट्यूनिका वेजिनिलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है, इन दोनों परतों के मध्य में क्या पाया जाता है, तो तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करती है, जो इसको वृषण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये 2 बातें आप सभी को समझ में आ गई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद हम तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़े। इसमें तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे संरचना में, तीसरा पॉइंट हम बताएंगे कि जब वृषण का अनुप्रस्थ काट काट के देखा गया, यानी जब वृषण का हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट काट कर देखा गया, तो ये पता चला होता है कि वृषण में लगभग कितना, तो वृषण में 200 से लेकर के 250 पालियाँ पाई गया, ठीक है। कितना, तो 200 से लेकर 250, 250 क्या देखने को मिला, जब वृषण का अनुप्रस्थ काट काट कर देखा गया, तो ये पता चला कि वृषण जो होता है वो कितने भागों में, या वृषण की कितने पालियाँ होते हैं, तो वृषण जो होता है लगभग 200 से कितना, 200 से 250 पालियाँ में क्या होता है, विभक्त होता है, या 200 से 250 पालियाँ में क्या होता है, ये बटा होता है, ठीक है। अब ये जो 200 से 250 पालियाँ होता है, इन पालियों को क्या कहा जाता है, तो इन पालियों को कहा जाता है वृषण पालिका, या वृषण पाली कहते हैं। क्या कह देंगे, वृषण पाली कह देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे क्या कि जब वृषण का अनुप्रस्थ, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसको नोट करिएगा कि जब वृषण का अनुप्रस्थ काट काट कर देखा गया, तो इसके भी जो होते हैं 200 से 250 क्या देखने को मिला, 200 से 250 पालियाँ देखने को मिला, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहा जाता है वृषण पाली कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको वृषण पाली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पालियों में क्या पाया जाता है, तो प्रत्येक पालियों में 1 से 3 की संख्या में क्या पाया जाता है, शुक्र नलिका पाई जाती है। तो इसमें क्या बताएंगे कि प्रत्येक पाली में क्या पाया जाता है, तो प्रत्येक वृषण पाली में कितने नलिका, तो प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 क्या पाया जाता है, तो 1 से 3 शुक्र नलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्र नलिका पाया जाता है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि जब वृषण का अनुप्रस्थ काट काट कर देखा गया तो इसमें 200 से 250 क्या पाया जाता है, पाली पाया जाता है। और इन पालियों को क्या कहते हैं, तो इन पालियों को कहा जाता है वृषण पालियाँ कहा जाता है, वृषण पाली कहते हैं। और इन प्रत्येक वृषण पालियों में क्या पाया जाता है, तो 1 से 3 जो होते हैं शुक्र नलिका पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो शुक्र नलिका होते हैं, शुक्र नलिका क्या होते हैं, शुक्र नलिका बेसिकली जो होते हैं इसके तीन प्रकार की शुक्र नलिका होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इसको कौन कौन से, देखिएगा आप आसानी से मैं बता दूंगा सब। तो वृषण में क्या पाया जाता है, तो वृषण में पाया जाता है 200 से 250 की संख्या में क्या चीज़, वृषण पालियाँ पाई जाती है। और इन वृषण पालियों को में से क्या होता है, तो इन वृषण पालियों में से कितना, तो 1 से लेकर के 3 जो होता है क्या पाया जाता है, शुक्र नलिका पाया जाता है। अब ये जो शुक्र नलिका होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो शुक्र नलिका जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अंतराली कोशिका होता है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अंतराली कोशिका, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, शुक्रजन नलिका हो जाएगा। ठीक है, शुक्रजन कोशिका हो जाएगा, शुक्रजन कोशिका हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के क्या होता है, तो 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, शुक्रजन जो नलिका होती है इसके 3 प्रकार होते हैं। ये देखिए पूरी बात फिर से आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि जो वृषण होता है वो कितने परत से घिरा होता है, 3 परतों से घिरा होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि तीनों परतों का नाम है क्या है, तो मैंने बताया कि ट्यूनिका वेजिनिलिस होता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है, और उसके बाद क्या होता है ट्यूनिका वैक्सलेसा होता है। ये 3 प्रकार के परत पाया जाता है। तो ट्यूनिका वेजिनिलिस और उसके बाद क्या होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होता है, इन दोनों परतों के बीच में क्या पाया जाता है, इन दोनों परतों के बीच में एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है, वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताएंगे कि जो वृषण होता है, वृषण का जब अनुप्रस्थ काट काट कर देखा गया तो वृषण में लगभग 200 से 250 क्या देखने को मिला, पाली पाया जाता है। और इन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पाली कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वृषण पाली में क्या होता है, तो प्रत्येक वृषण पाली में 1 से लेकर के 3 से क्या पाते हैं, शुक्रजन नलिका पाते हैं। और ये शुक्रजन नलिका जो होती है इनकी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है अंतराली कोशिका होता है, दूसरा क्या होता है सरटोली कोशिका होता है, तीसरा क्या होता है शुक्रजन कोशिका होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हम ये बताएंगे जो अंतराली कोशिका होती है ये क्या करती है। तो अंतराली जो कोशिका होता है इसका काम होता है ये टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी ये क्या करता है, ये 2 प्रकार के, एक टेस्टोस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरॉन कौन सा हार्मोन, तो ये टेस्टोस्टेरॉन, और एक आपका क्या है एंड्रोजन। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, एक हो जाएगा एंड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण कौन करता है या कौन निर्माण करता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका निर्माण जो होता है वो अंतराली कोशिका करता है। तो अंतराली कोशिका का क्या काम होता है, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करती है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन होता है। ठीक है, तो अंतराली कोशिका जो होता है इसमें क्या लिखेंगे कि अंतराली कोशिका जो होता है यह कोशिका टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का क्या करती है, निर्माण करती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे किसकी, सरटोली कोशिका की। तो जो सरटोली कोशिका होती है इसमें हम बताएंगे ये क्या करता है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। किसको, जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु को क्या करते हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद क्या हेडिंग हो जाएगा, शुक्रजन कोशिका हो जाएगा। ये क्या करता है, ये जो होता है ये कोशिका शुक्रजन कोशिका जो होता है ये शुक्राणु का क्या करती है, तो ये शुक्राणु का निर्माण करती है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है शुक्राणुओं का क्या करना, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये क्या हेडिंग था, शुक्राणु की कोशिका। ठीक है, सॉरी ये वृषण की क्या थी, तो वृषण की संरचना थी। तो वृषण की संरचना पूरी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग, क्या चीज़, वृषण के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। हेडिंग बना लीजिए, वृषण के कार्य। ठीक है, अब वृषण की कार्य क्या होते हैं, तो वृषण के कार्य आप सबको पता होना चाहिए कि वृषण के कार्य होते हैं। ये पहली बात है शुक्राणु को क्या करता है, तो वृषण जो होता है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, अर्थात उसको क्या करती है, पोषण देने में सहायता करती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, तो इनहिबिन क्या करती है, इनहिबिन नामक हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव करती है। उसके बाद ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आप सबको आ गई। तो शुक्राणु, अरे वृषण क्या है, वृषण की संरचना क्या, कल मैंने बताया था आप लोगों को वृषण क्या है, आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वृषण की संरचना क्या है।
तो वृषण की संरचना में कुल मिला के मुझे लगता है 4-5 बात थे। एक बार मैं पूरी बात को अच्छी तरह से क्या कर दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिएगा हेडिंग क्या है, वृषण की संरचना। इसमें क्या लिखोगे कि वृषण होता है, मनुष्य का जो वृषण होता है वो कितने परतों से, वो 3 परतों से घिरा होता है। उसमें जो पहला परत होता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनिलिस होता है। दूसरा क्या होता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, ट्यूनिका वैक्सलेसा होता है। ये 3 प्रकार की क्या होते हैं इसमें परत, यानी वृषण 3 परतों से क्या होता है, घिरा होता है। उसके बाद बताएंगे कि जो ट्यूनिका वेजिनिलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया होती है, इन दोनों वृषणों के मध्य में क्या पाया जाता है, तो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो वृषण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताएंगे कि जो वृषण होता है, जब वृषण का अनुप्रस्थ काट कर देखा गया तो उसमें 200 से 250 क्या देखने को मिलता है, पालियाँ देखने को मिलता है। और ये जो पालियाँ होता है, इन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पाली कहा जाता है। ठीक है, अब ये वृषण पाली जो होता है इसमें क्या बता देंगे कि वृषण पाली में प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, तो 1 से 3 शुक्रजन कोशिका या शुक्रजन नलिका पाए जाते हैं। और ये शुक्रजन नलिका जो होती है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला जो होगा अंतराली कोशिका हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सर्टोली कोशिका, और तीसरा क्या हो जाएगा शुक्रजन कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो अंतराली कोशिका होती है ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का क्या करती है, निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका जो होती है शुक्राणुओं को पोषण में सहायता प्रदान करती है। और शुक्रजन कोशिका जो होती है शुक्राणुओं का निर्माण करती है। वृषण के कार्य क्या होते हैं, तो वृषण के कार्य में बताएंगे इनहिबिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, निर्माण करती है। और वृषण होता है शुक्राणु को पोषण करने में सहायता प्रदान करती है। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग तो हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसका चित्र भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए इसका डायग्राम क्या है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि वृषण की संरचना कैसे और किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वृषण होता है वो कितने परतों से घिरा होता है, वो 3 उसमें परत होते हैं। कौन कौन से, तो इसके लिए मैंने बताया था, एक होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस जो कि आप देख रहे हैं, ये वाली परत इसकी बाहरी वाली परत है। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया है। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका वैस्कुलरिस है। ठीक है, ये 3 प्रकार के परतों से क्या होता है, घिरा होता है। तो बाहरी वाली परत हो जाएगी, और इसकी मध्यम वाली परत हो जाएगी, और इसकी अंत। तो इसकी जो बाहरी वाली परत होती है, बाहरी वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस कह देंगे। और उसके बाद मध्य वाली परत को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है। उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलरिस होता है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी इसमें चीज़ें देखने को मिल रहा है कि ये क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी पालियाँ होती है, वो पालियाँ 200 से 250 की संख्या में देखने को मिलता है। तो उन पालियों को क्या कहा जाता है, वृषण पालियाँ कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लगा हुआ संरचना इसको कॉर्डल एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो नली दिख रहा है, इस नली को क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये संरचना आप लोग क्या करेंगे, अपने जो कि डायग्राम में अपने नोट्स में बना लेंगे इसको। ठीक।